वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट हमारा है वेटनरी फार्मेकोलॉजी, चैप्टर नंबर 25 यानी एंटीबायोटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने एंटीबायोटिक्स की परिभाषा, उसके एंटीबायोटिक्स का वर्गीकरण और एंटीबायोटिक्स के वर्गीकरण के साथ हमने एंटीबायोटिक्स जो है वो विपरीत असर करती है शरीर पे। वो क्या क्या करते हैं जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं पशु को या इंसान को किसी संक्रामक रोग में या बैक्टीरियल डिजीज़ में, वायरल डिजीज़ में, तो उस डिजीज़ से ठीक करने के साथ साथ वो शरीर पे कुछ विपरीत असर भी डालता है। वो भी हमने अध्ययन किया था। आज के अध्ययन में हम कुछ एंटीबायोटिक्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। जो एंटीबायोटिक्स हैं कई प्रकार के, उनमें से इंडिविजुअली एंटीबायोटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पेनिसिलिन के बारे में। जो एंटीबायोटिक्स मोस्टली यूज में आता है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की जो खोज है वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने 1928 में इसका आविष्कार किया था। यानी ये जो पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंगस है। इस नाम की फंगस है जिसे हम मोल्ड कहते हैं। फंगस आप जानते हो, जब हमारे घरों में खाना बस हो जाता है तो उस पर जो फंगस लग जाती है वही फंगस होती है उसी तरह की। तो ये जो पेनिसिलिन जिससे प्राप्त होती है उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, उससे ये प्राप्त होती है। अब ये पेनिसिलिन जो है ये सफ़ेद रंग की क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टल होते हैं, इसके सफ़ेद कलर होता है और ये पानी में घुलनशील है। ये इसकी विशेषता है पेनिसिलिन की। अब पेनिसिलिन जो है ये, इसको अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो ये दो प्रकार की होती है। पेनिसिलिन के दो प्रकार हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम है और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अब नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कल हमने एंटीबायोटिक्स में पढ़े थे कि नैरो स्पेक्ट्रम वो होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अलग अलग असर करती है। या तो वो ग्राम नेगेटिव पर असर करेगी और या फिर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर असर करेगी। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो है जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों पे ही असर करती है, दोनों को ही मारती है। तो नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो है उसमें दो ग्रुप है उसके, एक बायोसिंथेटिक और एक होता है सेमी सिंथेटिक। बायोसिंथेटिक वो है जो जीवाणु द्वारा संश्लेषित होती है। बायो का मतलब जीवाणु द्वारा, बायो का मतलब है जीव, और जो जीवों द्वारा पैदा होती है जीवाणु द्वारा वो होती है बायोसिंथेटिक, यानी इसका संश्लेषण जीवाणु द्वारा होता है। फिर होता है अर्ध संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित का मतलब है कि कुछ इसका आधा संश्लेषण किया जाता है, कुछ तो ये जीवाणु संश्लेषित कर देते हैं, फिर उसकी आगे का संश्लेषण जो है वो कृत्रिम रूप से करते हैं, यानी इसको बोलते हैं अर्ध संश्लेषित। तो इसके उदाहरण क्या है, जो अर्ध संश्लेषित है उसके दो टाइप हैं, एक तो पेनिसिलिन अर्ध संश्लेषित और एक है बेसिलस लैक्टोमेज। अब पेनिसिलिन के उदाहरण क्या है, पेनिसिलिन के उदाहरण है पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन जी और प्रोकेन पेनिसिलिन, फिनोऑक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। ये चार प्रकार की टाइप है पेनिसिलिन के। यानी जो पेनिसिलिन जी है उसके दो प्रकार हैं, पेनिसिलिन बेंजाथिन पेनिसिलिन जी और प्रोकेन पेनिसिलिन। और सेकंड है फिनो ऑक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। अब जो आता है मतलब ये जो बायोसिंथेटिक है जीवाणु द्वारा संश्लेषित, उसके दो प्रकार हैं। यानी जीवाणु द्वारा जो संश्लेषित है उसके दो प्रकार है, पेनिसिलिन और लैक्टोमेज, यानी बी लैक्टोमेज, जिसको हम बेसिलस लैक्टोमेज बोलते हैं। अब बेसिलस लैक्टोमेज के भी आगे 5 प्रकार हैं, वो हैं क्लोक्सिसिलिन, डाइक्लोऑक्सिसिलिन और नेप्सिसिलिन, फ्लुक्सोसिलिन और मेथिसिलिन। ये 5 प्रकार की लैक्टोमेज यानी बी लैक्टोमेज जो है वो है ये पेनिसिलिन। अब इनकी हम देखेंगे कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाओं को या उनको मारता है या उनको ग्रोथ को रोकता है, वो कौन से हैं, वो है एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन।
एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। तो आपको ये याद करना है कि भाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कौन सी है, तो उसमें एमोक्सिसिलिन और एमोक्सिसिलिन आएगी। अगर आपको ट्रू फॉल्स में पूछे कि एम्पिसिलिन जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है या नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है, तो गलत है ये, क्योंकि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो आपको ये कंठस्थ होना चाहिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन से हैं और नैरो स्पेक्ट्रम कौन से हैं। अब इनकी खुराक जो है वो अलग अलग है, इनकी खुराक अलग अलग टाइप के आपकी बुक में दे रखी है, बुक में से याद कर लेना। इसको मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो बेंजीन पेनिसिलिन है उसकी खुराक जो है 10,000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट जो है उसकी, जो ये अलग अलग इंटरनेशनल यूनिट में अवेलेबल होती है। इसकी पोटेंसी है ये जो बेंजीन पेनिसिलिन है वो ये 10,000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट में आती है। इसकी डोज है 1.4 mg/kg बॉडी वेट, और इसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं 12 घंटे बाद में इसको रिपीट करते हैं, यानी इसका एक्शन जो है वो 12 घंटे तक रहता है। ये प्रभावी रहती है 12 घंटे तक, 12 घंटे बाद में फिर लगाना पड़ता है। प्रोकेन पेनिसिलिन जी जो है वो भी 10,000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट में आती है। उसकी डोज है 1.4 kg 4 mg/kg बॉडी वेट, ये भी इंट्रामस्कुलर है, रिपीट करते हैं 12 घंटे बाद में। ऐसे बेंजाथिन पेनिसिलिन है, ये भी 10,000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट की पोटेंसी में आती है। इसको भी 1.4 mg/kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, रिपीट करते हैं 12 घंटे बाद में। अब आता है क्लोक्सेसिलिन, ये पेरेंट्रल है, यानी इसका जो ये पेरेंट्रान आता है, इसमें मतलब इसकी ये इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, पेरेंट्रान है। ये 4 से 10 mg/kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। ऐसे एम्पिसिलिन जो है वो भी पेरेंट्रल है, इसको पेरेंट्रल भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं। यानी जो क्लोक्सेसिलिन है उसको हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, और जो एम्पिसिलिन है उसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, ओरली भी दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर में 60.15 mg/kg बॉडी वेट इसकी डोज है, और ओरली 10 mg/kg बॉडी वेट इसकी डोज है। यानी पेरेंटली इसकी डोज जो कम है, क्योंकि ब्लड में ज़्यादा असर जल्दी करती है। ओरली इसलिए ज़्यादा है कि एब्जॉर्ब होने में टाइम लगकर पूरी मात्रा एब्जॉर्ब शायद नहीं हो पाती होगी। अब इसका उपयोग क्या है चिकित्सा में? चिकित्सा में एक तो थनैला रोग में काम आती है, मेस्टाइटिस। ये आपने क्लिनिक्स में आप जाते हो या हॉस्पिटलों में कभी इधर उधर आप जाके देखते हो तो गायों के भैंसों के थन जो है वो सूज जाते हैं, कुवाड़ा सूज जाता है, थन सूज जाता है, उसमें से ब्लड आने लगता है या उसमें चिथड़े आते हैं, दूध रुक जाता है, तो उसको थनैला रोग बोलते हैं। ये स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलोकोकाई, यानी स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, कोरेनिबैक्टीरियम पायोजेनिक नामक बैक्टीरिया, इनके द्वारा ये बीमारी फैलती है। तो उसमें हम इसका पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। एक वृक्क में मवाद पड़ जाए, अगर मान लो गुर्दों के अंदर मवाद पड़ जाए, रस्सी पड़ जाए, तो भी हम इसका, गोवंश में ज़्यादा बीमारी होती है कि ये बीमारी होती है कोराइनिबैक्टीरियम रीनेल नामक बैक्टीरिया से। कोराइनिबैक्टीरियम रीनेल, रीनेल का नाम है गुर्दे से संबंधित है, रीनल गुर्दे को बोलते हैं ना, रीनल, ऐसे ही इसका नाम पड़ा है कोराइनिबैक्टीरियम रीनेल। एक होता है लंपीजा। लंपीजा जो है ये बैक्टीरिया से होती है, एक्टिनोमाइकोस बोविस नामक बैक्टीरिया है, जो केटल में ये बीमारी होती है, मुख्य रूप से गोवंश में। लंपीजा जो जबाड़ा, नीचे वाला जबड़ा है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। एक आता है बीमारी टिटनस धनुषबाय है, पल्पी किडनी है, लैम्ब डिसेंट्री है, लेप्टोस्पाइरल नेफ्राइटिस है, एंथ्रेक्स बीमारी है, वुंड सेप्टिक तथा सर्जिकल वुंड जो होता है ना, सेप्टिक वुंड हो जाए या सर्जिकल वुंड है, उन घाव को भरने के लिए भी पेनिसिलिन लगाते हैं। तो ये कुछ 8-9 प्रकार की बीमारियां थी जिनमें पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं। तो ये आप मतलब पूरा था पेनिसिलिन के बारे में। अब हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी टेट्रासाइक्लिन जो है ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को एक साथ मारती है। और ये 1948 में वैज्ञानिक हुए, एक डुगर, DUGGR, डुगर नाम वैज्ञानिक हुए। इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसन्स सूक्ष्म जीव से, यानी ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसन्स, उससे इसको प्राप्त किया था। टेट्रासाइक्लिन का क्लासिफिकेशन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। उसका वर्गीकरण 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो क्या प्राकृतिक उसके स्रोत के आधार पर,
भाई उसका स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त हुई है, और एक उसका कार्यशीलता की अवधि पर वो कितने घंटे तक या कितने समय तक क्रियाशील रहती है, काम करती है बॉडी पे। तो स्रोत के आधार पर हम इसका वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होती है, एक होता है अर्ध संश्लेषित। जैसे पेंसिलिन में देखा था हम, एक होता था मतलब जीवाणु द्वारा संश्लेषित, एक होता था अर्ध संश्लेषित। तो प्राकृतिक संश्लेषित जो है ये प्योरली जीवाणु द्वारा प्राप्त होती है टेट्रासाइक्लिन। उसके अंदर आते हैं क्लोरटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डी मिथाइल क्लोरटेट्रासाइक्लिन। डी मिथाइल क्लोरटेट्रासाइक्लिन, तीन प्रकार की टेट्रासाइक्लिन जो है ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होती है। और जो अर्ध संश्लेषित है, जिनको आधा संश्लेषित किया जाता है यानी हाफ सिंथेटिक है जो, उसमें आता है टेट्रासाइक्लिन और रोली टेट्रासाइक्लिन, मिथासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, डोक्सीसाइक्लिन, और ये इसमें आपके अर्ध संश्लेषित टाइप में इतने प्रकार के टेट्रासाइक्लिन आते हैं। अब हम उसका वर्णन करते हैं कार्यशीलता की अवधि के आधार पर, काम करने की अवधि, जैसे कितने घंटे तक काम करती है। जैसे लघु अवधि वो कम समय तक काम करती है, लघु अवधि। मध्यम अवधि कुछ लंबे समय तक काम करती है, लंबी अवधि वो जो बहुत लंबे समय तक। यानी लघु अवधि जो है ये 4-5 घंटे तक काम करती है, फिर मध्यम अवधि 7-8 घंटे तक काम करती है, और लंबी अवधि का मतलब है 12 घंटे से लेके 24 घंटे तक काम करती है। इसलिए इसका नाम, इसको जो हम लघु अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि कहते हैं। लघु अवधि में क्लोरटेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आते हैं। इसके उदाहरण है क्लोरटेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। जो मध्यम अवधि तक काम करती है वो है डिमेकोसाइक्लिन और एक आता है मिथासाइक्लिन। लंबी अवधि तक काम करने वाला डोक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन, ये लंबी अवधि तक काम करती है। अब ये औषधियाँ जो है इनको हम कैसे दे सकते हैं, जो ग्रुप है टेट्रासाइक्लिन ग्रुप जो है उसको हम दे सकते हैं मुख्य रूप से तो उसको मुख के द्वारा देते हैं, मुंह द्वारा ओरली, या इंजेक्शन द्वारा दे सकते हैं, या उसको स्थानीय काम में ले सकते हैं, या उसको थन में डालने काम आता है। जैसे मेस्टाइटिस होगी तो थन में चढ़ा देते हैं उस दवाई को, तो उसको हम इंट्रामेमरी ट्यूब बोलते हैं, इंट्रामेमरी। अब इसकी खुराक क्या है, टेट्रासाइक्लिन जो है ये घोड़े में, गोवंश में और सूअर और कुत्ते में इसका यूज़ करते हैं। इसकी डोज है 10 से 20 mg पर kg बॉडी वेट। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन घोड़ा, गोवंश, भेड़, बकरी और कुत्ते में इसकी डोज है 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट। क्लोरटेट्रासाइक्लिन ये अगर हम इसको कुत्ते में यूज़ में लेते हैं क्लोरटेट्रासाइक्लिन का, तो उसका 25 से 50 mg पर kg बॉडी वेट उसकी डोज है। अगर काफ में या फोल में, फोल का मतलब बछेरा होता है, घोड़े का बच्चा, और काफ का मतलब गाय भैंस का बच्चा, उसमें अगर यूज़ करना है तो 10 से 20 mg पर kg बॉडी वेट इसका यूज़ करते हैं। डोक्सीसाइक्लिन जो है वो कुत्ते में हम 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट यूज़ करते हैं। मुर्गी में हम करते हैं 2.5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट। और एक आता है रोली टेट्रासाइक्लिन। रोली टेट्रासाइक्लिन जो है वो गाय के अंदर काम में लेते हैं 2 mg पर kg बॉडी वेट। 2 mg पर kg बॉडी वेट इसकी खुराक है। इसका उपयोग क्या है, इनका उपयोग ये है कि ये एक तो दवा जो है ना चिकित्सा के अनुसार बैक्टीरिया और वायरस दोनों पर काम करती है, जीवाणु और विषाणु, यानी बैक्टीरिया और वायरस पे असर करती है। सबसे ज़्यादा असर जिस पे करती है वो है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि जो टेट्रासाइक्लिन है एंटीबायोटिक, वो सबसे ज़्यादा असर किस पे करती है, सबसे ज़्यादा असर करती है स्ट्रेप्टोकोकाई हिमोलिटिका और नॉन हिमोलिटिका, यानी स्ट्रेप्टोकोकाई हिमोलिट और स्ट्रेप्टोकोकाई नॉन हिमोलाइट, इन पे बैक्टीरिया पे काम करती है। दूसरा क्लोस्ट्रीडिया पे काम करती है, ब्रुसिल्ला पे, हीमोफीलिया क्लेब्सिला पे, इन पे ये ज़्यादा असर करती है। मध्यम असर किस पे करती है, मीडियम असर इनका, मतलब इनका असर जो है वो मध्यम टाइप का असर होता है, यानी ज़्यादा भी नहीं असर करती है, कम भी नहीं करती है। वो है कोराइनी बैक्टीरिया, ई कोलाई, पास्चुरेला, साल्मोनेला, बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस से एंथ्रेक्स की बीमारी होती है, ठीक है। अब इनका असर बिल्कुल नहीं होता, किन बैक्टीरिया पे नहीं होता या किस बीमारी पे नहीं होता, वो है प्रोटीयस और शूडोमोनास, ये दो मतलब जीवाणु है, इन पे इनका असर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये था
टेट्रासाइक्लिन के बारे में। और नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, वो है एमिनोग्लाइकोसाइड और एमिनोसाइक्लिटोल ग्रुप। मतलब पहला पेनिसिलिन था, दूसरा टेट्रासाइक्लिन था, तीसरा ग्रुप है। तीसरा जो एंटीबायोटिक है वो है एमिनोग्लाइकोसाइड तथा एमिनोसाइक्लिटोल एंटीबायोटिक्स। अब इसमें जो एंटीबायोटिक्स आते हैं वो है, एक तो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये नाम एंटीबायोटिक आपने सुन रखे होंगे, नहीं है तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, इनके सबके नाम याद करने पड़ेंगे, सबकी डोज याद करनी पड़ेगी, किस किस बीमारी में काम में आते हैं। तो एमिनोग्लाइकोसाइड और एमिनोसाइक्लिटोल एंटीबायोटिक्स में आते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये स्ट्रेप्टोमाइकस ग्रीन्स नामक फंगस से सन 1943 में प्राप्त की गई, यानी ये फंगस से प्राप्त की गई, जिसका नाम दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइकस ग्रीन्स। उस फंगस से ये प्राप्त किए गए। ये सफ़ेद रंग का पाउडर है, जल्दी पानी में घुल जाता है। इसका उपयोग क्या है? इस औषधि का मेनली उपयोग जो है टीबी रोग में किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, क्षय बोलते हैं जिसको, या आम भाषा में जिसको टीबी बोलते हैं, उसके उपचार में इसने क्रांति ला दी थी। यानी जब टीबी शुरू हुई थी तो उसका मेन जो उपचार करते थे वो स्ट्रेप्टोमाइसिन से करते थे। फिर एक है टुलेरीमिया डिजीज़ है, ब्रुसेलोसिस है, इंट्राइटिस है, ग्लैंडर्स है घोड़ों में, विशेष रूप से घोड़ों में ग्लैंडर्स बीमारी होती है, बहुत खतरनाक बीमारी है। ब्रुसेलोसिस है, इंट्राइटिस है, टुलेरीमिया है और ट्यूबरकुलोसिस है। ये 5 बीमारियाँ जिन पे ये अपना काम करती है। इसकी खुराक जो है वो है, एक तो क्या है, ये औषधि जो है आंतों द्वारा अवशोषित नहीं होती है, यानी आंत में अगर ये चली जाए तो वहाँ से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, इसलिए इसको ये आंतों में ज़्यादा समय तक रहती है। इसलिए इसका यूज़ जो है इंट्राइटिस में ज़्यादा करते हैं। यानी इंट्राइटिस जो है आंतों की सूजन होती है जिसमें पशु को दस्त लगते हैं, तो आंतों द्वारा ये अवशोषित होती नहीं, इसलिए आंतों में ज़्यादा देर तक ठहरती है, तो इसको इंट्राइटिस में ज़्यादा काम में लेते हैं। इंजेक्शन के रूप में जो है ये 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं। अगर इसको माउथ से देना हो, मुंह द्वारा, तो इसको 20 mg पर kg बॉडी वेट इसको यूज़ करते हैं। शरीर पर इसके विपरीत प्रभाव क्या हो सकते हैं, यानी इसके कुछ शरीर पे विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं। वो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग यदि लंबे समय तक करते हैं, अगर मान लो इस स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग हम लंबे समय तक करते हैं, तो इसके कारण पशु या मानव की जो 8वीं क्रेनियल नर्व है उस पर इसका प्रभाव डालती है। क्रेनियल नर्व 8वीं जो है वो कानों से संबंधित है, यानी क्रेनियल नर्व जो है वो कान से संबंधित है। तो इससे क्या होता है, कानों में घंटियों जैसी आवाज़ आने लगती है। ये मतलब जानवर तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन इंसानों में अगर इस दवाई को स्ट्रेप्टोमाइसिन को ज़्यादा दिन तक यूज़ करें तो उसके कान में घंटी जैसी आवाज़ आने लगती है। उसको वर्टिगो मतलब चक्कर आने लगते हैं, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है वो माइंड का, तो उसको वर्टिगो बोलते हैं, चक्कर आना। और बहरापन भी हो सकता है, आदमी बहरा हो सकता है, जानवर भी बहरा हो सकता है। और कई एलर्जिक रिएक्शन भी होने लग जाती है। इससे कई एलर्जिक, यानी संवेदनशीलता, किसी चीज़ से संवेदनशीलता हो जाए ना, उसको एलर्जिक बोलते हैं। किस चीज़ से एलर्जी हो जाए ये भी इसमें होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन जो है ये माइक्रो मोनोस्पायरा परप्यूरिया नामक फंगस जो है उससे प्राप्त होती है, और इसे मुंह से अगर देते हैं तो इसका अवशोषण जो है वो धीरे धीरे होता है, और अगर मान लो इसको इंट्रामस्कुलर दे देंगे तो असर इसका जल्दी होगा। इसलिए इसको ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर ही लगाते हैं, क्योंकि मुंह से दोगे तो या देरी से अवशोषित होगी, तो इसका असर देरी से होगा। इसका जो एक्सक्रीशन है, यानी शरीर से इसको बाहर निकालते हैं जब देने के बाद में, तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के माध्यम से पेशाब द्वारा होता है। ग्लोमेरुलस एपरेटस आपने किडनी में पढ़ा है, जब वहाँ यूरिन बनता है तो ग्लोमेरुलस एपरेटस आपने पढ़ा है, उसी से के द्वारा इसका एक्सक्रीशन होता है यूरिन में। और इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादातर मूत्र संबंधी बीमारियों में करते हैं, क्योंकि ये किडनी में से जब फिल्ट्रेट होता है तो उस पर किडनी पे ये बड़ा असर करती है। अब कुछ सूक्ष्म जीवाणु हैं जिस पे ये जो है असरदार है, वो कौन से हैं? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं को ये नष्ट करती है।
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव मैंने आपको बताया था। ग्राम की स्टेन जब करते हैं तो उसकी कलर पे डिपेंड करता है। जिस बैक्टीरिया की सेल वाल में, बॉडी की सेल वाल जो बैक्टीरिया के, उस पर अगर कलर जो है वो पर्पल कलर आ गया, जैसे मान लो बैंगनी कलर आ गया, तो वो ग्राम पॉजिटिव है। और अगर पिंक कलर हो गया तो ग्राम नेगेटिव है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पर अपना असर डालती है। उदाहरण इसके हैं सूडोमोनास, ई कोलाई, साल्मोनेला, क्लेप्सिला, प्रोटियस, सीजेला, निजेरिया, स्टेफाइलोकोकस, ये सब मतलब कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाओं के नाम हैं जिन पे ये असर डालता है। इसका बीमारियों में, कुछ बीमारियों में इसका उपयोग करते हैं, वो है पेशाब संबंधी बीमारियां, जैसे हिमेचूरिया है, सिस्टाइटिस है, नेफ्राइटिस है। ये बीमारियां आप मेडिसिन में पढ़ोगे। सिस्टाइटिस का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, नेफ्राइटिस का मतलब है नेफ्रॉन्स का इन्फ्लेमेशन, और हिमेचूरिया मतलब ब्लड आना पेशाब में। श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी न्यूमोनिया में अच्छा काम करती है। ओटाइटिस, मेट्राइटिस, ओटाइटिस मतलब कान की सूजन है जिसमें कान से सीक्रेशन बेहतर रहता है, या मेट्राइटिस बच्चेदानी में सूजन जिसको मेट्राइटिस बोलते हैं। इसकी खुराक जो है वो 5 mg पर kg बॉडी वेट है। इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं या स्लो आईवी देते हैं, इसको धीरे धीरे आईवी धीरे धीरे लगाते हैं। नेक्स्ट है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी नामक फंगस से प्राप्त होती है। यानी ये दवाइयाँ जो जितनी आप देख रहे हो सब फंगस से प्राप्त होती है। तो इसका उपयोग जो है ना सल्फेट के रूप में करते हैं, नियोमाइसिन सल्फेट, ऐसे इसका उपयोग करते हैं। नियोमाइसिन अकेला नहीं, नियोमाइसिन सल्फेट के रूप में इसका उपयोग होता है। ये औषधि जो है काफ़ी विषाक्त है, यानी जहरीली औषधि है। आंतों द्वारा ये अवशोषित नहीं होती है, इनका अवशोषण आंतों द्वारा होता नहीं, इसलिए सिर्फ आंतों के संक्रमण में इसका मुख्य उपयोग किया जाता है। अगर मान लो ये आंतों द्वारा संक्रमित हो जाती तो आंत पे असर नहीं कर पाती, इसलिए ये आंतों द्वारा संश्लेषित या अवशोषित नहीं होती है, इसलिए इसको आंतों की बीमारियों में ज़्यादा काम में लेते हैं, क्योंकि ये आंतों में ज़्यादा देर तक पड़ी रहती है और वो बीमारी को ख़त्म करती है। स्थानीय रूप में घावों पे लगाते हैं इसको। ये नियोमाइसिन सल्फेट जो है ये इसका पाउडर जो है घावों पे लगाने काम आता है। आँखों में इसकी मल्लम या पाउडर के रूप में भी उपयोग करते हैं, आँखों में भी इसका उपयोग करते हैं, आँखों की बीमारियों में। खुराक इसकी 10 mg पर kg बॉडी वेट है। अगर मान लो इसको आप देते हो मुँह द्वारा, अगर ओरली देते हो तो इसका खुराक 10 mg पर kg बॉडी वेट है। अगर इसको इंजेक्शन द्वारा लगाओगे तो 2.5 mg पर kg बॉडी वेट देते हैं इसको। इंजेक्शन द्वारा इसकी डोज कम है। नेक्स्ट है क्लोरमफेनिकोल और क्लोरोमाइस्टिन जिसे बोलते हैं। क्लोरमफेनिकोल या क्लोरोमाइस्टिन ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप जानते हो क्या होता है। ये औषधि बोन मेरो पर विषाक्त प्रभाव डालती है। अगर आप इस औषधि को देते हो इंसान को या पशु को तो उसकी हड्डी के अंदर जो बोन मेरो है उस पर ये विषाक्त असर डालती है, यानी उसको एप्लास्टिक एनीमिया होने की संभावना रहती है। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है जो बोन मेरो है वो आरबीसीज बनाता है। अगर मान लो ये इसका असर अगर बोन मेरो को हुआ तो वो आरबीसीज कम बनाएगी, जिसको एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। इसका मुख्य रूप से उपयोग है वो साल्मोनेला टाइफी या हीमोफाइलस मेनिंजाइटिस आदि में होता है। मेनिंजाइटिस होता है जो ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो लेयर होती है ना झिल्ली, उसको मेनिंजेस बोलते हैं। तो उसकी मुख्य रूप से उसमें काम में लेते हैं इसको। फिर आता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। 5 प्रकार इसमें है, इस ग्रुप में 5 है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, यानी इसमें आता है एरिथ्रोमाइसिन जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इरिथियस फंगस से प्राप्त होता है। इसका उपचार जो डिप्थीरिया रोग में, बच्चों में कुत्तों में डिप्थीरिया रोग होता है उसमें ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं। ये दवाई जो है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस पर कम प्रभाव डालती है। जो ये बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, उस पर इसका असर कम होता है, लेकिन इसका उपयोग डिप्थीरिया बीमारी में ज़्यादा होता है इसका यूज़। इसकी खुराक जो है अगर इसको ओरल देते हैं हम, ओरली इन नॉन हर्बीवोरस एनिमल्स, जो जानवर मीट खाते हैं उनमें अगर हम ओरली देते हैं तो ये 6.6 से 8.8 mg पर kg बॉडी वेट देते हैं। जो जानवर हर्बीवोरस नहीं है ना, जो मीट खाते हैं, मांसाहारी जानवर, उनमें इसकी डोज है। और इरिथ्रोमाइसिन स्टीरेट नाम से जो मेडिसिन आती है उसको हम देते हैं 4.4 से 6.6 mg पर kg बॉडी वेट। और इरिथ्रोमाइसिन
लेक्टोबिनेट एक इंजेक्शन आता है जो आईवी देते हैं उसको, वो है 2.2 से 4.4 mg पर kg बॉडी वेट। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, कल हम आगे जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।